बहुत समय पहले की बात है, जब देवगढ़ की हवाओं में संगीत बहता था और नदियां भी राजाओं की जय जयकार गाती थीं। वहीं एक महल की ऊंची दीवारों के बीच जन्मी थी राजकुमारी आद्या, एक ऐसी कन्या जो जितनी सुंदर थी उतनी ही तेजस्वी और विलक्षण भी। राजकुमारी आद्या बचपन से ही सबकी आंखों का तारा थी। उसके चलने से फूल मुस्कुराते और बोलने से जैसे मोती गिरते। राज्य के विद्वान उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते न थकते और चित्रकार उसकी सुंदरता को कैनवास पर उतारने में असमर्थ हो जाते। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उभरने लगी। वह चमक जो आत्मविश्वास से नहीं बल्कि अहंकार से पैदा हुई थी। राजमहल में रहने वाले सेवक उसके एक इशारे पर कांप उठते। दरबार में बैठे मंत्री भी उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करते थे। सोचती थी, मैं देवगढ़ की धुरी हूँ, मेरे बिना सब कुछ अधूरा है। और शायद यही सोच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। राजा वीरसेन, जो स्वयं एक नीतिज्ञ और प्रजापालक थे, अपनी बेटी से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन उसके स्वभाव को लेकर चिंतित भी रहते थे। बेटी, वे कई बार कहते, एक राजा झुकता नहीं तो टूट जाता है, और रानी अगर प्रजा का दर्द न समझे तो वो रानी नहीं, तानाशाह कहलाती है। लेकिन आद्या सिर्फ मुस्कुराकर कहती, पिताश्री, मैं कोई सामान्य राजकुमारी नहीं हूँ, मुझे झुकना शोभा नहीं देता। समय बीतता गया। आद्या विवाह योग्य हो चुकी थी। राजा ने घोषणा करवाई कि अगले पूर्णिमा को उसका स्वयंवर होगा और उसे केवल वही मिलेगा जो न सिर्फ बलशाली बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी हो। राज्य के कोने कोने से वीर राजकुमार आए। किसी की तलवार बिजली की तरह तेज थी तो किसी की वाणी में चंद्रमा सी शांति। पर आद्या का मिजाज अब भी वही था। ये तो युद्ध जीत कर आया है, क्या मेरे दिल को जीत सकेगा? उसकी दाढ़ी बहुत घनी है, देखो कितना गंवार लगता है। एक एक करके आद्या ने सभी को अपमानित करके लौटा दिया। राजा वीरसेन के माथे की लकीरें गहरी हो गईं। स्वयंवर के अंतिम दिन जब दरबार खाली हो चला था, एक अजनबी राजकुमार प्रवेश करता है। वह न तो भारी आभूषणों में था, न ही कोई सेना साथ थी। केवल साधारण वस्त्र, कमर पर एक तलवार और आंखों में शांत लेकिन गहरा आत्मविश्वास। तुम कौन हो? आद्या ने व्यंग्य से पूछा। मैं एक सामान्य रक्षक हूँ, उसने कहा। राजकुमारी की सेवा में नहीं बल्कि उसे उसके अहंकार से मुक्त कराने आया हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? आद्या चीखी। जिसने खुद को देवताओं से ऊपर समझ लिया हो उसे धरती की सच्चाई दिखाना हिम्मत नहीं, जरूरत होती है, राजकुमार बोला। आद्या ने क्रोध में आकर सैनिकों को आदेश दिया, इसे बंदीगृह में डाल दो। रात होते ही अचानक देवगढ़ पर आक्रमण हुआ। पड़ोसी राज्य के राजा ने स्वयंवर में हुए अपमान का बदला लेने के लिए हमला कर दिया था। राजा वीरसेन युद्ध में घायल हो गए। सेना बिखर गई। महल पर दुश्मन का कब्जा होने लगा। प्रजा भयभीत थी, महल जल रहा था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी किसी ने सुझाव दिया, जिस अजनबी को बंदी बनाया गया है, सुना है वो वीर और नीतिज्ञ है, उसे आजाद कीजिए। मजबूरी में आद्या ने अपनी गलती मानी और राजकुमार को बंदीगृह से बाहर लाया। मुझे क्षमा करें, उसने पहली बार नम्रता से कहा, अगर आप चाहें तो हमारे राज्य की रक्षा कर सकते हैं। राजकुमार मुस्कुराया, मैं यहाँ किसी को हराने नहीं, सच्चाई दिखाने आया हूँ। चलो राज्य को बचाते हैं। राजकुमार ने कुछ ही घंटों में सैनिकों को फिर से संगठित किया, युद्ध नीति बनाई और एक गुप्त मार्ग से दुश्मनों पर हमला करवाया। सुबह होते होते देवगढ़ फिर से स्वतंत्र हो चुका था। राजा वीरसेन के प्राण तो बच गए, लेकिन अब वे चाहते थे कि आद्या राज्य चलाए ताकि वह सत्ता और जिम्मेदारी की सच्ची कीमत समझ सके। आद्या बदल चुकी थी। वह अब हर दिन प्रजा से मिलती, उनकी बातें सुनती और हर फैसले में विनम्रता दिखाती। कुछ महीनों बाद राजदरबार में सभा बुलाई गई। आद्या ने सबके सामने कहा, मैंने अपने घमंड से कई दिल दुखाए, लेकिन आज मैं उसी घमंड को अपने पैरों के नीचे कुचलकर आपके सामने खड़ी हूं, एक सेविका बनकर। राजा वीरसेन ने कहा, अब समय है कि राज्य का भार आद्या को सौंपा जाए। वह अब केवल राजकुमारी नहीं,
रानी बनने योग्य है। सभा में तालियां गूंज उठीं। लोगों की आंखों में गर्व था। उसी दिन राजकुमार को भी दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, बेटा अब तो बताओ तुम कौन हो? उसने सिर झुकाया, मैं वह हूं जो सच्चाई दिखाता है लेकिन खुद को कभी ऊंचा नहीं समझता। अगर रानी आदेश दें तो जीवन भर उनकी परछाई बनकर रहूंगा। आद्या की आंखों में नमी थी। उसने कहा, नहीं, परछाई नहीं, साथी बनकर रहिए। आइए एक नए युग की शुरुआत करें। राजकुमारी आद्या और वह रहस्यमय राजकुमार विवाह सूत्र में बंध गए। लेकिन ये विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं था, यह अहंकार और विनम्रता, सत्ता और सेवा, रूप और गुण के मिलन की शुरुआत थी। देवगढ़ अब पहले जैसा राज्य नहीं रहा। वहां अब एक रानी थी जो झुककर शासन करती थी और एक राजा था जो खड़ा होकर सबको उठाता था।